कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो मोकोटो से। हमारे हीरो नॉर्मल जिंदगी जीने वाला नॉर्मल लड़का है। जैसे बहुत से लड़के अपने बचपन में सपना देखते हैं, वैसे ही हमारे हीरो का भी एक सपना है। हमारे हीरो जादुई दुनिया के एडवेंचर पर जाना चाहता है, जहाँ वो एक परी से मिलना चाहता है जो उसे जादुई शक्तियाँ देगी, और वो वहाँ बहुत से खूबसूरत से लड़कियों से भी दोस्ती करना चाहता है। लेकिन हमारे हीरो की असल जिंदगी उसके सपने से बिल्कुल अलग ही मोड़ ले लेती है। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ मोकोटो हर दिन की तरह नहाकर बाहर आता है, लेकिन अचानक वो एक स्पेस में टेलीपोर्ट हो जाता है। उस स्पेस में वो एक रोशनी का गोले को देखता है। अब वो रोशनी का गोला मोकोटो से बात करने लगती है। अब वो रोशनी का गोला ट्रांसफॉर्म होता है और एक देवता में बदल जाता है। अब वो देवता मोकोटो से कहती है कि उसका नाम त्सुकियोमी है। आगे त्सुकियोमी कहती है कि वो मोकोटो को एक देवता के पास लेकर जाने के लिए आई है, क्योंकि मोकोटो का पेरेंट दूसरी दुनिया में रहते थे, लेकिन वो जापान में आकर रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक देवता के साथ समझौता किया। वो समझौता ये था कि उसके पेरेंट उन्हें जापान में रहने देने के बदले में उनके 3 बच्चों में से एक को देवता को देने वाले थे, और अब मोकोटो के पेरेंट ने अब मोकोटो को देवता को देने का तय किया था। अब त्सुकियोमी हमारे हीरो को देवता के पास ट्रांसपोर्ट करती है, लेकिन बदकिस्मती से वो देवता हमारे हीरो को ज्यादा पसंद नहीं करती है। अब वो देवता मोकोटो को देखकर बहुत इंसल्ट करने लगती है, यहाँ तक कि वो देवता मोकोटो को एक बदसूरत बतख की बच्चा कहकर बुलाती है। अब वो देवता कहती है कि उसे मोकोटो की जरूरत नहीं है। बाद में वो देवता मोकोटो को नॉन ह्यूमंस की भाषा को समझने की काबिलियत देती है और मोकोटो को स्पेस में एक कचड़े के जैसे बाहर फेंक देती है। अब मोकोटो गिरने लगता है। तब त्सुकियोमी मोकोटो के सामने आती है। अब त्सुकियोमी कहती है कि तुम धरती में रहते थे तब तुम्हारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं थी, लेकिन ये नई दुनिया तुम्हारे धरती से पूरा अलग है और इस दुनिया में तुम्हारे पास मैजिक करने की काबिलियत होगी। इसके बाद त्सुकियोमी मोकोटो को अलविदा कहती है और वहाँ से गायब हो जाती है। त्सुकियोमी के जाने के बाद मोकोटो फिर से गिरने लगता है। अब वो आकर एक प्लेनेट पर गिर जाता है। गिरने के बावजूद मोकोटो जिंदा होता है और उसे चोट भी नहीं लगी होती है। अब मोकोटो आसपास देखने लगता है और उसे समझ आता है कि वो एक अजीब से दुनिया में पहुंच चुका है। उसके 3 दिन बाद मोकोटो एक बड़े से पर्वत की तरफ जाना शुरू करता है, क्योंकि मोकोटो बहुत भूखा होता है और उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती है। अब मोकोटो को लगने लगता है कि वो अकेले ही उस दुनिया में फंस गया है और अब अकेले ही उस दुनिया में मर जाएगा। उसी वक्त उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। अब मोकोटो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और बहुत तेजी से उस आवाज की तरफ दौड़ने लगता है। जब मोकोटो वहाँ पहुँचता है जहाँ से आवाज आ रही थी, तब मोकोटो एक पिग को और 2 सर वाले कुत्ते को देखता है, और अब मोकोटो को समझ आता है कि वो फीमेल पिग ही थी जो मदद के लिए आवाज लगा रही थी। खुशकिस्मती से उस देवता के दिया हुए एबिलिटी की वजह से मोकोटो को उस दुनिया के सारे लोगों की बातें समझ आ रही थी। मोकोटो उस लेडी पिग को बचाने के लिए उस 2 सर वाले कुत्ते को एक ही वार में खत्म कर देता है। अब वो लेडी पिग इसे देखकर बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मोकोटो उसको रोकता है। अब वो फीमेल पिग बताती है कि उसका नाम एमा है। अब एमा कहती है कि वो एक पहाड़ की तरफ जा रही है ताकि वो अपने आप को एक ड्रैगन जिसका नाम शाइन है उसके लिए सैक्रिफाइस कर सके। एमा आगे कहती है कि बहुत साल पहले मेरे गांव में एक अकाल आ गया था। उसकी वजह से हमारे गांव की सारा फसल खराब हो रही थी। जब से मेरे गांव वालों ने ड्रैगन को बलि देना शुरू किया है, तब से सब कुछ बेहतर बन गया है। अब एमा मोकोटो को पास के एक जगह के बारे में बताती है जहां वो आराम कर सकता है और उसे वहां खाने के लिए भी कुछ मिलेगा। उसके बाद मोकोटो उस लेडी पिग के साथ एक जगह पर जाता है जहां उसे खाने के लिए बहुत अच्छा खाना दिया जाता है। इतने दिनों तक भूखा प्यासा रहने के बाद मोकोटो खाने को देखकर एक्साइटेड हो जाता है और एक भुक्कड़ की तरह खाना खाता है। अब मोकोटो को पता चलता है कि एमा के पास कुछ मैजिकल पावर्स हैं। उसके बाद वो लोग कहते हैं कि इस दुनिया में सारे लोगों के पास मैजिकल पावर्स है और ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अब मोकोटो एमा से मैजिक सिखाने के लिए विनती करता है। उसके लिए एमा भी मान जाती है। अब एमा मोकोटो को फायर बॉल क्रिएट करना सिखाती है। एक रैंक स्टूडेंट की तरह मोकोटो फायर बॉल बनाने की कला को तुरंत सीख जाता है।
उसके बाद मोकोटो को पता चलता है कि उस दुनिया के सारे लोगों के पास मैजिकल लेवल है, लेकिन मोकोटो को ये पता नहीं होता है कि उसका मैजिकल पावर का लेवल क्या है। मोकोटो भी अपने मैजिकल लेवल को जानना चाहता है, इसलिए एमा मोकोटो को एक जादुई पेपर देती है। अब एमा को लगता है कि मोकोटो का लेवल जरूर 300 होगा। बाद में सारे लोगों को पता चलता है कि मोकोटो का मैजिकल लेवल सिर्फ 1 है। इससे मोकोटो बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाता है। अब एमा मोकोटो की मदद करने की तय करती है और मोकोटो से कहती है कि तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें मैजिक मंत्रों की इस्तेमाल करना सिखाऊंगी। अगले दिन मोकोटो वहाँ से बिना बताए चला जाता है। जाने से पहले वो उन लोगों के लिए एक चिट्ठी छोड़कर जाता है, जिसमें मोकोटो ने लिखा होता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, सारे चीजों के लिए शुक्रिया। लेटर पूरा रीड करने के बाद एमा को पता चलता है कि मोकोटो ड्रैगन के पास गया है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि एमा उस ड्रैगन के लिए अपने आप को बलि दे। इसे पढ़कर एमा बहुत इमोशनल हो जाती हैं। अगले सीन में हमें मोकोटो को दिखाया जाता है। मोकोटो ड्रैगन को ढूंढने के लिए जा रहा होता है। जाते समय मोकोटो सोचता है कि उसे कुछ ट्रेनिंग कर लेना चाहिए। अब मोकोटो अपने हाथ से मैजिकल पायर को क्रिएट करता है। अब मोकोटो को पता चलता है कि वो उस पायर को किसी भी आकार में बदल सकता है। अब मोकोटो उस पायर को एक धनुष में बदल लेता है और उस धनुष से एमिंग की प्रैक्टिस करने की सोचता है। अब मोकोटो अपने धनुष से एक पास की एक चीज पर निशाना लगाता है। कुछ देर बाद मोकोटो को एहसास होता है कि जहां उसने निशाना लगाया था वहां कुछ लोग थे और मोकोटो के निशानेबाजी की वजह से वो बारबेक्यू बन चुके हैं। हालांकि वो लोग कोई अच्छे लोग नहीं होते हैं और बाद में मोकोटो को ये भी पता चलता है कि वो लोग विलन्स थे और उन्हीं लोगों की वजह से एमा के जीवन में इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। इस तरह से मोकोटो अनजाने में ही एमा को ड्रैगन के बलि बनने से बचा लेता है। बदकिस्मती से मोकोटो के ऐसा करने की वजह से वहाँ सो रहा ड्रैगन जिसका नाम शाइन है वो जाग जाता है। अब वो ड्रैगन सारे जगह को लाल धुएं से भर देता है और मोकोटो पर हमला करने लगता है। अब मोकोटो को अपने एक और एबिलिटी के बारे में पता चलता है। उस एबिलिटी की वजह से मोकोटो लाल धुएं में भी ड्रैगन को साफ साफ देख पा रहा होता है। अब मोकोटो ड्रैगन पर अपने फायर बॉल की पावर से हमला करने लगता है। इस वजह से ड्रैगन शाइन बहुत घायल हो जाता है। उसके बाद मोकोटो ड्रैगन को एक जोरदार मुक्का मारता है और ड्रैगन बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और लड़ाई करने की हालत में नहीं होता है। अब ड्रैगन अपने पावर से एक मैजिकल क्यूब को क्रिएट करती है और उससे मोकोटो को कैद कर देती है। उस मैजिकल क्यूब की वजह से मोकोटो अपना होश खो देता है और वो एक अजीब सा सपना देखने लगता है। उस इल्यूजनरी सपने में वो एक खूबसूरत सी लड़की को देखता है जो मोकोटो से डेट पर आने के लिए विनती करती है। अब वो ड्रैगन भी मोकोटो के सपने से बहुत अट्रैक्ट हो जाती है और अब शाइन को पता चलता है कि मोकोटो एक और दुनिया से है और शाइन मोकोटो को पसंद करने लगती है। अब मोकोटो को किसी तरह पता चल जाता है कि ये सब एक माया जाल है और बिल्कुल भी असली नहीं है। अब मोकोटो अपने शक्ति का इस्तेमाल करके उस क्यूब को तोड़ देता है और इल्यूजन से फ्री हो जाता है। उसके बाद मोकोटो शाइन की तरफ देखता है, लेकिन शाइन के अजीब से क्यूट बिहेवियर को देखकर मोकोटो हैरान हो जाता है। अब शाइन मोकोटो को एक ऑफर देती है जिसमें दोनों का फायदा होता है। शाइन मोकोटो से उसके मास्टर बनने के लिए कहती है। इसके बदले शाइन अपनी 80% पावर को मोकोटो को दे देती है। अब शाइन एक खूबसूरत सी लड़की में बदल जाती है। अब मोकोटो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि मोकोटो ड्रैगन की सवारी करना चाहता था। अब वो ऐसा नहीं कर सकता है। अब शाइन अपने शक्ति का इस्तेमाल करके एक पोर्टल बनाती है। उसके जरिए वो मोकोटो को एक खूबसूरत सी जगह पर ले जाती है। वो जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है और वहाँ खाने के लिए भी बहुत ज्यादा फ्रूट्स होते हैं। अब मोकोटो को एमा की याद आने लगती है और मोकोटो एमा से मिलने के लिए वापस उस जगह पर आ जाता है। अब शाइन एमा को अपने बारे में बताती है और कहती है कि तुम्हें अपने आप को बलि देने की कोई जरूरत नहीं है। बाद में सारे लोग मिलकर सेलिब्रेट करने लगते हैं। तब शाइन सारे लोगों को अपनी खूबसूरत सी जगह पर रहने की ऑफर देती है। मोकोटो को इसे सुनकर बहुत हैरानी होती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी मोकोटो शाइन की ही तरह दिखने वाली एक लड़की को देखता है। उसे देखकर मोकोटो हैरान हो जाता है। बाद में मोकोटो को पता चलता है कि वो छोटी सी लड़की भी
भी शाइन की ही तरह ड्रैगन का एक हिस्सा ट्रांसफॉर्म होने की वजह से बनी है। इसका मतलब है कि वो शाइन की ही दूसरा हिस्सा है। अब शाइन सारे पिग विलेज के लोगों को अपने खूबसूरत सी जगह पर ट्रांसपोर्ट करती है। कुछ दिन बाद मकोटो को पता चलता है कि वो सिर्फ फायर को ही नहीं, वाटर, अर्थ, लाइटनिंग और डार्कनेस को भी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन मकोटो किसी वजह से एयर को कंट्रोल नहीं कर पाता है। अब मकोटो बाहर आता है, तब मकोटो देखता है कि पिग्स एक पेड़ को काटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे होते हैं। अब मकोटो अपने एक छोटी सी चाकू के मदद से पेड़ को आसानी से काट देता है। पिग्स उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। उसके बाद मकोटो को अपनी एक और काबिलियत के बारे में पता चलता है। उस काबिलियत की मदद से मकोटो किसी की भी चोट की घाव को आसानी से भर सकता है। अब मकोटो अपने शक्ति का इस्तेमाल करके पिग के हाथ को हील कर देता है। बाद में किसी तरह मकोटो के हाथ में भी चोट लगती है। अब मकोटो को एहसास होता है कि वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके दूसरों का घाव तो भर सकता है, लेकिन वो अपने चोट को हील नहीं कर सकता। तभी शाइन भी एक बूढ़े डॉग को पकड़कर वहां आती है। अब शाइन मकोटो से कहती है कि तुम्हारे हाथों पर लगी चोट की वजह से मॉन्स्टर अट्रैक्ट होंगे। तभी एक बड़े से ब्लैक स्पाइडर वहां आता है। उस स्पाइडर को देखकर मकोटो शाइन से उस स्पाइडर से लड़ने के लिए कहता है, लेकिन शाइन ये कहकर मना कर देती है कि वो डॉग को पकड़ने में बहुत बिजी है। अब मकोटो स्पाइडर पर हमला करने लगता है। इस वजह से स्पाइडर के कुछ पैर उसके शरीर से अलग हो जाते हैं, लेकिन स्पाइडर अपने आप को हील करने लगता है और अपने टूटे हुए पैरों को फिर से उगा लेता है। अब मकोटो को लगने लगता है कि उस स्पाइडर को हराने के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर हमले करने की जरूरत है। अब मकोटो अपनी सारी शक्ति लगाकर उस स्पाइडर पर हमला करता है, लेकिन मकोटो के इतने ओवर पावर के हमले से स्पाइडर मकोटो से इम्प्रेस हो जाता है। उस स्पाइडर को मकोटो से अट्रैक्शन होने लगती है। अब मकोटो अपना हमला जारी रखता है, लेकिन स्पाइडर अपने टूटे हुए पैरों को फिर से उगाकर मकोटो पर काउंटर अटैक करती है और मकोटो को घायल करके उसके खून पीने लगती है। इससे मकोटो बहुत नर्वस हो जाता है। अब मकोटो स्पाइडर पर अपने बहुत सारी फायर बॉल से हमला करता है। उसके बाद मकोटो गिर जाता है, क्योंकि बहुत शक्तिशाली हमले को एक के बाद एक करने की वजह से वो बहुत ज्यादा थक जाता है। अब शाइन इसे देखकर मकोटो को बचाने के लिए जाती है, लेकिन अब हमें पता चलता है कि स्पाइडर मकोटो को प्यार करने लगा है, क्योंकि मकोटो के खून ने स्पाइडर के भूख को सेटिस्फाई किया है। इस वजह से स्पाइडर भी मकोटो के साथ रहने चाहती है। अब शाइन उस स्पाइडर से अपनी स्पाइडर फॉर्म को छोड़कर ह्यूमन फॉर्म लेने के लिए कहती है, जैसे शाइन ने पहले किया था। इस तरह से स्पाइडर मकोटो का प्यार पा सकती है। जब मकोटो पूरी तरह ठीक हो जाता है, तब वो उठकर स्पाइडर को देखता है, जो अब ह्यूमन फॉर्म ले चुकी होती है। इसके बाद मकोटो गुस्से से शाइन से कहता है कि तुमने ऐसा करने के लिए क्यों कहा। तब शाइन कहती है कि एक बड़ा सा स्पाइडर तुम्हारे पीछे पड़े, इससे अच्छा तो यही है। अब दोनों लड़कियां मकोटो से उनके लिए नया नाम देने के लिए कहती हैं, जो मकोटो को पसंद हो। मकोटो बहुत सोचने के बाद डिसाइड करता है कि शाइन का नाम होगा टोमोई और स्पाइडर का नाम होगा म्यू। दोनों को अपना नया नाम सुनकर बहुत खुशी होती है। उसके बाद डॉग मकोटो से उनके साथियों के साथ इस जगह पर रहने की इजाजत मांगता है। अब मकोटो को पता चलता है कि पिग और डॉग को छोड़कर भी वहाँ और भी क्रिएचर रहते हैं। उनमें टोमोई की प्रजाति लिजर्ड्स और म्यू की प्रजाति स्पाइडर्स भी शामिल थी। इतने सारे अजीब से क्रिएचर को देखकर मकोटो डिसाइड करता है कि वो इंसानी विलेज को ढूंढेगा, क्योंकि इतने सारे क्रिएचर्स को एक साथ देखकर उसे लगता है कि उनके साथ रहते रहते वो पागल ना हो जाए। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे एक लड़की दिखती है, जो मकोटो को देखकर डर कर भाग जाती है। अब मकोटो उस लड़की का पीछा करने लगता है। जब मकोटो उस लड़की का गांव पहुंचता है, तब उस गांव के सारे लोग मकोटो से लड़ने के लिए खड़े होते हैं। अब मकोटो उस गांव वालों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मकोटो को बाद में रियलाइज होता है कि उस देवता ने मकोटो को नॉन ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी दिया था, लेकिन इस वजह से मकोटो ने अपने ही लोगों की लैंग्वेज समझने की एबिलिटी को खो चुका है। अब वो सारे लोग मकोटो पर हमला करने लगते हैं,
हैं, इसलिए मोकोटो अपने आप को बचाते हुए पिग विलेज वापस आ जाता है। अब मोकोटो विलेज वापस आकर जो हुआ वो सब उन्हें बताता है। तब टोमोई बताती है कि वो लोग तुमसे इसलिए डर गए क्योंकि तुम्हारे शक्ति की वजह से तुम्हारे बॉडी से बहुत सारे मैना रेडिएट हो रहा है, जिस वजह से उन्हें लगा कि तुम कोई डीमन हो। अब मोकोटो डिसाइड करता है कि वो इंसानों की भाषा सीखेगा और अपने शक्ति को कम करने के लिए कोई डिवाइस का इस्तेमाल करेगा। एक मंथ की कड़ी ट्रेनिंग के बाद मोकोटो इंसानी लैंग्वेज को समझना, लिखना, पढ़ना भी सीख चुका था, लेकिन अब भी वो इंसानी लैंग्वेज में बात नहीं कर सकता था। बाद में मोकोटो को पता चलता है कि वो अपनी शक्ति की मदद से हवा में भी लिख सकता है। अब डॉप आकर मोकोटो को एक रिंग देता है जो उसकी शक्ति को टेम्पररी कम कर देगा। अब मोकोटो म्यू और टोमोई के साथ इंसानी विलेज जाता है। अब वो अपनी पहचान छिपाने के लिए मास्क पहनता है। इंसानी विलेज पहुंचने के बाद उसे लगने लगता है कि वहाँ के विलेजर्स बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। बाद में उन्हें एक एडवेंचर ग्रुप के बारे में पता चलता है और वो लोग वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं। जब वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाते हैं तब वहाँ के लोग मोकोटो के बारे में पूछते हैं। तब म्यू और टोमोई बताते हैं कि मोकोटो को श्राप दिया गया है, इसलिए वो बात नहीं कर सकता है और वो सिर्फ लिखकर ही लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। वहाँ बैठी एक लड़की बताती है कि एडवेंचर ग्रुप के सारे लोगों का रैंक ई से स्टार्ट होती है। जैसे जैसे वो मिशन कंप्लीट करते हैं उनका रैंक भी बढ़ता जाता है। जब सारे मिशन कंप्लीट करने के बाद वो एसएस रैंक पर पहुंचते हैं जो कि उस ग्रुप का हाईएस्ट रैंक है। जब वो लोग दोनों गर्ल्स का मैजिकल लेवल टेस्ट करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि टोमोई का लेवल 1320 है और म्यू का लेवल 1500 है। उनके पावर देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। अब टोमोई को इरिटेशन होने लगती है क्योंकि म्यू का लेवल उससे ज्यादा है। अब मोकोटो का मैजिकल लेवल चेक किया जाता है। अब हमें पता चलता है कि मोकोटो का मैजिकल लेवल सिर्फ 1 है। इससे हमारे हीरो उदास हो जाता है। वहाँ उन्हें ये भी पता चलता है कि एक लड़की जिसका नाम सोफिया है वो एडवेंचर ग्रुप के टॉप रैंक में है। अब हमारे हीरो अपने 2 गर्लफ्रेंड के साथ लॉजिंग पर आता है। लॉज का कॉस्ट सुन के मोकोटो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं। अब टोमोई लॉज के मैनेजर को अपनी शक्ति से धमकाती है। अब लॉज का मैनेजर टोमोई से डर के लॉज का कॉस्ट बहुत कम कर देता है। उसके बाद मोकोटो म्यू के साथ बाहर जाने का तय करता है, लेकिन उसे डर रहता है कि उनका सामान कोई चोरी कर सकता है। तो मोकोटो टोमोई को सामानों की देखभाल करने के लिए छोड़कर म्यू के साथ बाहर चला जाता है। अब हम देखते हैं मोकोटो म्यू के साथ कुछ खाने के लिए जाने का तय करता है। अब म्यू इसे ही सही मौका समझकर मोकोटो की दिल जीतने की कोशिश करती है। जब वो जा रहे होते हैं वो अनजाने में ही एक लावारिस लड़की से मिलते हैं जिसका नाम राइनोन होता है। अब राइनोन म्यू और मोकोटो से मदद मांगने लगती है। अब मोकोटो पूछता है कि क्या हुआ। तब राइनोन कहती है कि उसके बहन काम ढूंढने के लिए बाहर गई थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई है। एक और तरफ 3 निंजा टोमोई को चैलेंज करते हैं और उस पर अटैक करते हैं। इसलिए गुस्सा होकर टोमोई 2 लोगों को मार देती है। जो निंजा बच जाता है उसे उठाकर लॉज लेकर आती है ताकि वो उससे पूछताछ कर सके। मोकोटो टोमोई के किए हुए हरकत के लिए उसे डांटने लगता है। तभी वो छोटी बच्ची को देखकर टोमोई को डांटना बंद कर देता है। इससे टोमोई खुश हो जाती है। मोकोटो राइनोन को खाने के लिए खाना और रहने के लिए जगह ऑफर करता है। अब राइनोन मोकोटो को एक ड्राइंग देती है जिससे शायद राइनोन की बहन को ढूंढने में मदद मिल सकती है। कुछ देर बाद निंजा जिसे टोमोई पकड़ कर लेकर आई थी उसकी यादों के जरिए मोकोटो को ये पता चलता है कि जो ग्रुप टोमोई पर अटैक करने के लिए आई थी उसी ग्रुप की वजह से टोमोई की बहन भी गायब थी। अब मोकोटो म्यू और टोमोई को राइनोन की बहन को बचाने का ऑर्डर देता है। मोकोटो दोनों से इस बात को बहुत सीरियसली लेने के लिए कहता है क्योंकि राइनोन की बहन उसी लड़की की तरह दिखती थी जिसे वो अपने दुनिया में पसंद करता था। टोमोई और म्यू को उस लड़की को ढूंढने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता है, पर लेकिन उन्होंने ही मोकोटो को सर्व करने का निर्णय लिया था, इसलिए उनके पास दूसरा रास्ता नहीं होता है। अब राइनोन और मोकोटो कुछ फ्रूट बेचने के लिए जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि राइनोन ने मोकोटो से झूठ बोला था और राइनोन को अच्छी तरह से पता होता है कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ है।
रायनोन के बहन ने कुछ लोगों से पैसे लिया हुआ था, लेकिन वो सही समय पर वापस नहीं दे पाती है, इसलिए कुछ लोग उसे बंदी बना लेते हैं। लेकिन रायनोन भी बहुत मजबूर थी और उसने मकोटो के पास गई ताकि उसके सामान चुरा सके और उस सामान को बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे अपनी बहन को छुड़ा सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि टोमोए और म्यू रायनोन की बहन टुआ को ढूंढ लेते हैं और उसे बचाकर वहां से ले जाने लगते हैं। लेकिन जब दोनों लड़कियां टुआ को बचाकर ले जा रहे होते हैं तभी कुछ लोग आकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। अब दोनों लड़कियां उन लोगों पर हमला करती है और उन लोगों को कीड़े की तरह मसल कर रख देती है। एक और तरफ रायनोन इस बात से अनजान कि उसकी बहन को बचा लिया गया है एक दुविधा में होती है। अब रायनोन मोकोटो की सामानों की चोरी नहीं करना चाहती है क्योंकि मोकोटो ने उसकी बहुत मदद की है और वो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसे अपनी बहन को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। अगले सीन में हमें टोमोई और म्यू को दिखाया जाता है। रायनोन के बहन को बचाने के बाद दोनों लड़कियां एक दूसरे से कॉम्पीट करने लगते हैं ताकि ये देख सके कि उनमें से कौन ज्यादा ताकतवर है। उनके लड़ाई की वजह से पूरा शहर तबाह हो जाता है। उसके बाद मोकोटो रायनोन को उसके बहन के पास लेकर आता है। अब दोनों बहन एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगती है। मोकोटो और दोनों लड़कियां अपने रहने की जगह वापस आते हैं। उसके बाद मोकोटो दोनों लड़कियों को शहर तबाह करने के लिए पनिश करता है। अगले दिन मोकोटो रायनोन और उसके बहन के ग्रुप के साथ दूसरे शहर जाता है। अब हमें पता चलता है कि टोमोए ने शहर के लोगों को यादों में हेर फेर किया है और इस वजह से सारे शहर के लोगों को लग रहा होता है कि शहर को दो मॉन्स्टरों ने तबाह किया है। इसी के साथ पार्ट 1 खत्म होती है। पार्ट 2 को देखने के लिए वीडियो को लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।